गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 24 सितंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? 11%, 9%, 10% या फिर 9.5%। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि 10%। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? 10% की है। इसके बारे में देखा जाए तो एशियाई विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी विकास दर अपने पूर्वानुमान से घटाकर 10% कर दिया है, जो पहले 11% अनुमानित था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो भारत की विकास दर 2021-22 के लिए अनुमानित किया था पहले, जो कि 11%, उसको घटा दिया है। अब उसको कितने पे ला दिया है? 10%, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 11% से घटा करके कितना कर दिया है? 10% कर दिया है। वहीं बात करें अगले वित्तीय वर्ष के लिए, तो वहीं अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारतीय जीडीपी विकास का अनुमान 7% से बढ़ा करके 7.5% कर दिया है। तो देखिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उसने भारत की विकास दर को घटाया है। कितना घटाया है? 11% से घटा करके कितना कर दिया है? 10% कर दिया है। वहीं बात करें अगले वित्तीय वर्ष यानी कि 2022-23 के लिए, तो उसने भारत की विकास दर को बढ़ाया है। कितना बढ़ाया है? 7 से बढ़ा करके 7.5% कर दिया है। देखिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, जितनी भी संस्थाएं हैं, जिन संस्थाओं के द्वारा भारत की विकास दर को निर्धारित किया गया है या अनुमान लगाया गया है, उन सारे संस्थाओं के हमें पता होना चाहिए कि किसने कितना अनुमान लगाया है। तो वहीं देखें, यहाँ पे कुछ संस्थाएं दी हुई हैं, जिसमें हम बात करें तो भारत का जो केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के जो विकास दर अनुमानित किया है। तो आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर 10.5% से घटा करके 9.5% कर दिया। देखिए, आरबीआई ने भी विकास दर को घटा दिया है। कितना घटा दिया? 10.5 से घटा करके 9.5% कर दिया, यानी कि 1% घटा दिया है। वहीं बात करें आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर कितना अनुमानित किया है? 9.7% जो है वो अनुमानित किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, एसबीआई ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान देख लीजिए, इसने भी घटा दिया और काफ़ी घटाया है। इससे 10.4% से घटा करके 7.9% कर दिया है। वहीं बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी ग्रोथ जो है अनुमान जो है वो 10.1 से घटा करके 8.3% कर दिया। देखिए, लगभग सबने घटाया है, ठीक है, सबने घटाया, सारी संस्थाओं ने घटाया। वहीं बात करें मूडीज़ ने, तो मूडीज़ ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 13.9% से घटा करके 9.6% किया है। और स्टैंडर्ड एंड पुअर ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 11% से घटा करके 9.5% कर दिया है। तो देखिए, लगभग सबने घटाया है, ठीक है। चाहे आप मूडीज़ की बात करें, चाहे स्टैंडर्ड एंड पुअर की बात करें, चाहे अपने केंद्रीय बैंक की बात करें, चाहे आप एसबीआई स्टेट बैंक की बात करें, लगभग सारे लोगों ने भारत की विकास दर 2021-22, ठीक है, जो चालू वित्त वर्ष है उसके लिए घटाया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जो कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए भारत की विकास दर को बढ़ाया है, कितने से? 7 से बढ़ा करके 7.5 कर दिया है, ठीक है। आपको बताना है मुझे ओईसीडी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में बताना है। इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आप मुझे बताएंगे। और देखिए, एक चार्ट है यहाँ पे, ये चार्ट देख लीजिए। इस चार्ट के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट ये चार्ट है। तो ये फाइनेंशियल ईयर के बारे में दिया है कि 2021-22 के लिए सारी चीज़ें एक जगह दे दिया है कि कौन सी संस्था के द्वारा, जैसे एडीबी, आरबीआई के द्वारा। तो देखा जाए, एडीबी ने घटा करके कितना कर दिया है? वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विकास दर 11 से घटा करके 10 कर दिया है। आरबीआई के देखिए 10.5 से घटा करके 9.5 कर दिया है। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 10.4 से घटा करके 7.9 कर दिया है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो 10.1 से घटा करके 8.3 कर दिया है। फिच की बात करें तो देखिए यहाँ पे, वहाँ पे फिच नहीं दिया था, यहाँ पे दिया है। तो फिच ने देखिए 12.8 से घटा करके 10% कर दिया है। और वहीं बात करें मूडीज़ की तो 13.9 से घटा करके
9.6 कर दिया है, ठीक है, 13.9। काफ़ी ज़्यादा मूडीज़ ने अनुमान लगाया था भारत की विकास दर का, लेकिन घटा दिया है और 9.6% कर दिया है। ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है। बाकी आप मुझे OECD के बारे में बताएंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बांग्लादेश, भारत, फ्रांस, जर्मनी। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में देखा जाए तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये देखिए अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड दिया जाता है। और इस वर्ष से किससे सम्मानित किया गया? किससे सम्मानित किया गया है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा देश में गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा के साथ साथ शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड इसको थोड़ा सा समझ लो, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे कि कैसे प्रश्न बनेंगे, आपको UNDP के बारे में पता होगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया गया जिसे कहते हैं 7 SDG गोल, ठीक है, SDG गोल यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कितने गोल? 17 गोल। कब तक इन गोलों को, जब आप कोई लक्ष्य रखेंगे तो उनको प्राप्त करने के लिए एक समय सीमा रखेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ने 17 गोल रखे और इस गोल को प्राप्त करने का जो समय सीमा रखें वो 2015 से लेकर के 2030 के बीच में रखें, ठीक है। तो ये है आपका 17 जो आपका गोल है। और बात करें इसी में, तो ये जो इस समय जब से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है स्टार्ट हुआ 2015 से, तब से देखा जाए बांग्लादेश उन शीर्ष 3 देशों में शामिल है जिन्होंने 2015 के बाद SDG इंडेक्स स्कोर में सबसे अधिक प्रगति की है, ठीक है। तो देखा जाए तो जितने भी जो लक्ष्य है, इसके अंतर्गत जो लक्ष्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर जो लक्ष्य है, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने लगातार जो है प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किया है और लगातार उसमें उन्होंने वृद्धि की है। उनका जो प्रयास है वो काफ़ी अच्छा रहा है और उसको प्राप्त करने में उन्होंने लगातार वृद्धि की है, जिसके कारण सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने उन्हें SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए अब आपका दूसरा वर्ग, आप मुझे बताएंगे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत जो 17 गोल हैं वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि शिक्षा में कहाँ से है, सफाई से संबंधित क्या है, तो आप मुझे 17 गोल के बारे में लिख के दिखाएंगे, ठीक है। बस आप डायरेक्ट लिखो। कई लोग बोल रहे थे कि मैम याद नहीं, गूगल लो, गूगल की हेल्प लो, चाहे बुक की हेल्प लो, लेकिन उसको देखो जरूर। जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, प्लीज़ ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, सारे क्वेश्चन जो अलग से मैं बता रही हूँ ना, जो भी मैं अलग से पूछती हूँ उसको किसी भी थ्रू देखो, ठीक है। बस ये मैं चाहती हूँ, बस उनको देखो, ठीक है। चलो तो आप मुझे 17 सस्टेनेबल गोल के बारे में बताओगे कौन से हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के बारे में देख लेते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सॉल्यूशन नेटवर्क है वो कब उसकी स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2012 में की गई थी। यह नेटवर्क जो है वो वैश्विक वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञों को जुटाता है, यानी कि एक मंच पे लाता है ताकि व्यवहारिक समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सके। यानी कि जो समस्या है उस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए, इस समाधान को खोजने के लिए विश्व के जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी तकनीकी विशेषज्ञ हैं, उनको एक मंच प्रोवाइड करता है। कौन? आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क जोड़ता है। कब स्थापना हुई? 2012 में। इसके द्वारा कौन सा अवार्ड दिया जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड जो है वो आपका दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, टंगनिका झील किस द्वीप से संबंधित है? ये अगर क्वेश्चन देखा जाए तो आपका करंट इवेंट से भी संबंधित हो गया और आपका ज्योग्राफी से भी संबंधित हो गया। मैपिंग से, ये लोकेशन से संबंधित प्रश्न आपकी ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। तो टंगनिका झील किस द्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है, अफ्रीका में है, यूरोप में है या फिर उत्तरी अमेरिका में है? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टंगनिका झील या फिर लेक टंगनिका जो है वो आपका अफ्रीका द्वीप में स्थित है। और इसके बारे में देखा जाए क्यों चर्चा में रही है ये झील, तो हाल ही में पूर्वी अफ्रीका में स्थित टंगनिका झील के बढ़ते जल स्तर के कारण बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हुई। तो जो वहाँ पे लेक टंगनिका जो है उसका जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है, तो जिसके कारण वहाँ के जो आसपास के क्षेत्र हैं वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं।
जल का स्तर बढ़ेगा, बाढ़ आएगी, दबाव की वजह से भूस्खलन होगा। तो इन सारी स्थितियों से वहाँ पे क्या हो गया कि इन सारी स्थितियों की वजह से वहाँ के जो आसपास के लोग हैं, खासकर जो आपका क्षेत्र, वहाँ का जो एक देश है जो कि नाम बुरुंडी है, वहाँ के लोगों ने अपने क्षेत्र को छोड़ करके पलायन किया है। बहुत लंबे संख्या में प्रवास हुआ है, इसीलिए ये जो है ये न्यूज़ में रहा है। तो सेव द चिल्ड्रन एक मानवीय संगठन है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार इस झील के तेज़ी से वृद्धि के कारण बुरुंडी में 1 लाख से अधिक लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए विवश हुए हैं और यही कारण है कि ये जो लेक है, ये जो झील है, वो काफ़ी चर्चा में है। तो आइए इस झील के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। ये देख लीजिए, आपका अफ्रीका का मैप है और पूर्वी अफ्रीका में ये झील है। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका में ये झील है, ये है आपकी झील लेक टंगनिका। और देखिए ये किन किन देशों से गुजरती है। देखिए एक सीक्वेंस पकड़ा करिए, देखिए यहाँ तो आपका देखा जाए तो यहाँ पे देख लीजिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, नीचे देखिए तो जाम्बिया, ऊपर देखिए तो तांजानिया और इधर देखिए बुरुंडी, यानी कि 4 देशों से ये झील जो है वो घिरी हुई है। और वहीं देखा जाए तो तंजानिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बीच में ये झील क्या कर रही है, सीमा बना रही है। तो पूछता है कि ये झील किन 2 देशों के बीच में सीमा बना रही है। ये चूंकि चर्चा में है तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि जो किन 2 देशों के, तंजानिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बीच में ये झील जो है सीमा बना रही है। मैप को ऐसे ही करते हैं। यहाँ देखिए लेक विक्टोरिया है, ठीक है, अफ्रीका की सबसे बड़ी ये झील है। और ये लेक तंजानिया दूसरी सबसे बड़ी झील है। आइए लेक टंगनिका, और इसके बारे में देख लेते हैं। तो टंगनिका झील के बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिए कि यह पूर्वी अफ्रीका में दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहली सबसे बड़ी झील कौन सी है, लेक विक्टोरिया है, और दूसरी सबसे बड़ी जो पूर्वी अफ्रीका में झील है या फिर अफ्रीका में जो झील है वो सबसे बड़ी लेक टंगनिका है। ठीक है, रूस की बैकाल झील के बाद यह झील मीठे जल की दूसरी सबसे बड़ी झील है। देखिए रूस की जो बैकाल झील है ना, वो विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, और ये भी विश्व की सबसे गहरी झील है। और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं तो यह झील यानी कि लेक टंगनिका जो है वो झील मीठे जल की दूसरी सबसे बड़ी झील है। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो यह दुनिया की सबसे लंबी ताजे पानी की झील, लंबी, ठीक है, सबसे लंबी ताजे पानी की झील है और दूसरी सबसे गहरी झील है। ठीक है, सबसे गहरी झील बैकाल है जो कि रूस में है, बैकाल लेक, और वहीं सबसे गहरी झील देखा जाए तो टंगनिका है। और ये जो लेक टंगनिका है वो दुनिया की सबसे लंबी झील भी है। और ये झील हमने बात किया 4 देशों से घिरी हुई है, जो कि बुरुंडी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तंजानिया और जाम्बिया। और वहीं ये देखा जाए इन 2 देशों के बीच में वो क्या कर रही है, एक सीमा रेखा का निर्धारण कर रही है। ठीक है, चलिए मैपिंग से भी संबंधित प्रश्न हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि किस राज्य के कोवलम समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। ब्लू फ्लैग नीला झंडा, ठीक है, ऐसे याद कर लो, नीला झंडा जिस समुद्र तट पे लगेगा, तो किस समुद्र तट पे, यानी कि ये जो कोवलम है, कोवलम समुद्र तट है, वहाँ पे ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। और ये किस राज्य में स्थित है, केरल, पुडुचेरी, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है कोवलम। ठीक है, जो तट है वो है जो तमिलनाडु से संबंधित है। और यहाँ पे देखा जाए इसके बारे में तो भारत में 2 और समुद्र तटों बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन सम्मानित किया गया है, जो एक इंटरनेशनल इको लेबल टैग है, यानी कि दो बीचेस को दिया गया है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। एक तो हम कोवलम देख रहे हैं, देखा जाए तो 2 समुद्र तट कौन से, एक तमिलनाडु में स्थित है जो कि कोवलम समुद्र तट, दूसरा देखिए पुडुचेरी में ईडन समुद्र तट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ देश में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाले भारतीय समुद्र तटों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई, आप 10 हो गई। ठीक है, और इन 10 के बारे में देख लीजिए तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देने वाले फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन कौन देता है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन देता है। कहाँ की संस्था है, ये डेनमार्क स्थित है, ने 8 नामित समुद्र तटों के लिए भी एक बार फिर से सर्टिफिकेशन दिया है, जिसमें शामिल देखिए 8 पहले से ही नामित थे, 2 अभी हो गए, 10 टोटल भारत के जो समुद्र तट है जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। और ये 10 के नाम अब आप एक साथ देख लीजिए। एक आपका शिवराज है जो कि गुजरात में स्थित है, ये आपका कासकोड है जो कि कर्नाटक में है, रूसीकोंड है जो कि आंध्र प्रदेश में, राधानगर अंडमान निकोबार में है, घोषला द्वीप में है, ठीक है, द्वीप आप दमन द्वीप जो है द्वीप, कप्पड़ है केरल में है, गोल्डन जो कि उड़ीसा में है, पाडुबिद्री जो कि कर्नाटक में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और 2 आपके ये हो गए तमिलनाडु के कोवलम और दूसरा पुडुचेरी के ईडन समुद्र तट, जो आपके शामिल हो गए। अब देखिए फ्रेंड थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि ब्लू फ्लैग जो है क्या होता है।
फ्रेंड यार ध्यान रखिएगा, जैसे हमने एक बहुत इजी वे में मैं समझाती हूँ, जैसे मैंने खुद भी समझा है कि एक समुद्र तट है जहाँ पे एक झंडा लग गया है, ब्लू फ्लैग यानी कि नीला झंडा, जो किसको संकेत कर रहा है, यानी कि जिस समुद्र तट पे ये नीला झंडा यानी कि ब्लू फ्लैग लगा होगा वो उस समुद्र तट पर, उस समुद्र तट के अच्छे स्वास्थ्य का संकेतक होगा। ठीक है, जब जहाँ ये झंडा लहरा रहा होगा वहाँ पे समझ लीजिएगा कि ये समुद्र तट जो है वो बहुत स्वच्छ है, बहुत साफ सुथरा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्वास्थ्य है। तो देखा जाए 23 मानदंड है और इन 23 मानदंडों को जो 100% फॉलो करता है उसी को क्या दिया जाता है, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो जिस भी सर्टिफिकेट जिसको ये मिलेगा तो आप ये समझ लीजिएगा कि वहाँ पे पर्यटकों को, उस तट पे पर्यटकों को नहाने के लिए अच्छा जल उपलब्ध है, स्वच्छ जल उपलब्ध है, अच्छी सुविधाएं हैं और सुरक्षित स्वस्थ वातावरण प्रदान किया जा रहा है और साथ ही साथ वहाँ पे सतत विकास को भी ध्यान में दिया जा रहा है, जो सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भी उस क्षेत्र को, उस समुद्र क्षेत्र को जो है चिन्हित किया गया। यानी कि जो क्षेत्र जो समुद्र तट में स्वच्छ है, साफ सुथरा है और अच्छा पानी है और साथ ही साथ वहाँ पे जो विकास कार्य हो रहा है वो सतत विकास को ध्यान में रख के हो रहा है। सतत विकास का फ्रेंड समझ लीजिए मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा विकास जो मतलब रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आप वर्तमान की पीढ़ी के साथ साथ आने वाली यानी कि जो भावी पीढ़ी है उस पर इसका किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना। यानी कि जो रिसोर्सेज हैं आपके पास उसका इस तरह इस्तेमाल करो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो रिसोर्सेज सुरक्षित बचा रहे। ऐसा नहीं हो कि आज ही आपको जो सब मिला आप खुद में ही ले लो, बेचारी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ न बचे। इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, कि विकास ऐसा होना चाहिए कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस तरीके से होना चाहिए कि आप भी इस्तेमाल करो, आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो सुरक्षित रखो। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके जिस तट का विकास होता है और ये 33 मानदंडों का जो तट 100% इस्तेमाल करते हैं उन्हीं को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, यही चीज़ था। भारत में कितने हो गए इस समय, वर्तमान में 10 हो गए। देखिए इसी क्वेश्चन से संबंधित एक क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बीम्स कार्यक्रम, ठीक है, बीम्स कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया है, कार्यक्रम शुरू किया गया है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, इस्पात मंत्रालय द्वारा। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा बीम्स कार्यक्रम शुरू किया गया है। बहुत ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, पता है इस प्रश्न को किस तरीके से पूछा जा सकता है, ये हमने मंत्रालय पूछा। देखिए ये है किसी चीज़ का फुल फॉर्म, ठीक है, और इसको शॉर्ट में दे दिया गया है इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। इस तरह भी पूछ सकता है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, अभी यहाँ पे मंत्रालय है, उद्देश्य भी पूछ सकता है, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में देखा जाए तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तटवर्ती इलाकों के सतत विकास के लिए, तटवर्ती इलाकों के सतत विकास के लिए प्रमुख कार्यक्रम जिससे बीम्स यानी कि बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज तटीय पर्यावरण एवं सुरुचिपूर्ण प्रबंधन सेवा शुरू किया गया है। ठीक है, फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। बहुत फ्रेंड ये स्कोरिंग गेन वाले क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा। नॉर्मल क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे, जो बच्चा पढ़ के एक्चुअली में क्या होगा ना वही इसको सॉल्व करेगा। ये स्कोरिंग गेन क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इससे स्कोर गेन करिए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? संसाधनों के समग्र प्रबंधन के जरिए तटीय एवं समुद्रीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना, वैश्विक रूप से मान्य प्रतिष्ठित इको लेबल ब्लू फ्लैग, ठीक है, को हासिल करने में सहायता करना। देखिए अभी हम लोगों ने बात किया ब्लू फ्लैग के बारे में, ठीक है, यानी कि अगर हम जितना ज़्यादा हमारे देश में जितना ज़्यादा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट वाले समुद्र तट होंगे वो एक अच्छा इंडिकेशन होंगे, एक अच्छा इंडिकेटर होंगे कि हमारा जो समुद्र तट है वो काफ़ी स्वच्छ है। इससे क्या होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटक आकर्षित होंगे उस क्षेत्र की तरफ से। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखेगा, किसी क्षेत्र में पर्यटन को आप तो इको टूरिज्म यानी कि टूरिज्म जब आप बढ़ेगा तो उस क्षेत्र का उद्योग भी बढ़ेगा, वहाँ पे देखा जाए तो जॉब क्रिएशन होगा। ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी डिस्कस किया है। तो सरकार का उद्देश्य क्या है, ब्लू फ्लैग को हासिल करना, ज़्यादा से ज़्यादा सर्टिफिकेट मिले, तो इसके लिए सरकार ने बीम्स जो है कार्यक्रम चलाया है। और इसका देखा जाए तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि जो तटीय जो समुद्र हैं उनके प्रदूषण को कम करना, ठीक है, जो समुद्री तट में वस्तुएं हैं, जो भी कुछ रिसोर्सेज है समुद्र तट का, उसका सतत विकास करना। देखिए अभी हमने सतत विकास के बारे में बताया आपको। फिर तटीय पारिस्थितिकी जो तंत्र हैं
हैं, जो वहाँ के प्राकृतिक संसाधन है उसकी रक्षा करना इस कार्यक्रम के थ्रू, ठीक है। और वहीं पे देखा जाए, और ये सब दायित्व किसका होगा, वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी होंगे, जो वहाँ के हितधारक होंगे, उनका ये दायित्व होगा कि वो समुद्र तटों पर जाने वालों के लिए, जितने भी लोग समुद्र तट पे जा रहे हैं उनके लिए साफ सफाई रखें, वहाँ का स्वच्छता सुरक्षा का ध्यान रखें, और इन सब के लिए जो उच्च मानकों के जो तटीय पर्यावरण है उनके लिए कुछ विनियमन, कुछ नियम बनाए, और उन्हीं के अनुसार जो है, उन्हीं के अनुसार, उन नियमों के अनुसार ही क्या करे, एक शक्ति से निर्देशित करे सबको। इसी के द्वारा क्या है, बीम्स कार्यक्रम। फ्रेंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग को मैं ये बताना भूल गई कि ध्यान रखिएगा, 2018 जून, कौन से जून, 5 जून को क्या होता है फ्रेंड, विश्व पर्यावरण दिवस। इस दिन सरकार ने भारत के जो 13 तटीय राज्य हैं, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सबसे बड़ा जो तटीय राज्य, सबसे ज़्यादा जो तटीय सीमा है वो किस राज्य के पास है, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, ये आपको मुझे बताना है। तो भारत के जो 13 तटीय राज्य हैं, उन राज्यों में जो एक साथ जो समुद्र तटों की सफाई के लिए एक अभियान शुरू किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये लगातार चर्चा में बना हुआ है, तो इससे भी प्रश्न पूछ सकता है। तो 2018 में 5 जून को भारत सरकार ने जो 13 तटीय राज्य हैं, उन तटीय राज्यों की सफाई के लिए एक कार्यक्रम चलाया, एक अभियान चलाया जो कि सफाई अभियान, और उस सफाई अभियान का नाम क्या है, आई एम सेविंग माई बीच, ठीक है। आई एम सेविंग माई बीचेस जो है वो एक अभियान है, किसके द्वारा चलाया गया, सरकार के द्वारा चलाया गया। क्या उद्देश्य है, भारत के 13 तटीय राज्यों को साफ करना। ये सारी चीज़ें जो लोग मेंस दे रहे हैं वो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पीटी से भी संबंधित जो प्रश्न है, और खासकर मेंस से भी संबंधित प्रश्नों को आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 13वें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2021 में उत्कृष्ट ड्रामा पुरस्कार किस सीरीज को प्राप्त हुआ। देखिए, 13वां प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2021 दिया गया है, और इसमें पूछ रहा है कि जो उत्कृष्ट ड्रामा है, जो नाटक है, वो किस सीरीज को दिया गया है। टेड लासो, ब्लैक मिरर, द क्राउन, नार्कोस। तो फ्रेंड इसका आंसर है सी, करेक्ट आंसर, यानी कि द क्राउन को एमी पुरस्कार 2021 के अंतर्गत उत्कृष्ट ड्रामा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसके बारे में देखें तो 19 सितंबर 2021 को लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में आयोजित 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2021 में उत्कृष्ट ड्रामा पुरस्कार द क्राउन सीरीज को प्राप्त हुआ है, ठीक है। ड्रामा पुरस्कार किसको, द क्राउन सीरीज को प्राप्त हुआ है। और इस पुरस्कार में देख लीजिए जो विजेता रहे हैं प्रमुख, सबसे पहले जो उत्कृष्ट विजेता अभिनेता जो थे, वो नाटक उनका क्या, वो कौन थे, जैसन सुदेशकिस थे, और किस नाटक के लिए, टेड लासो के लिए उनको मिला है। वहीं अभिनेत्री की बात करें, जो उत्कृष्ट अभिनेत्री थी और किस नाटक के लिए उनको मिला है, ये देख लीजिए, ओलिविया कोलमैन थी, द क्राउन के लिए उनको मिला है। उत्कृष्ट निदेशक देख लीजिए तो ये जेसिका होप्स हैं, और इनको मिला है द क्राउन के लिए, ठीक है। जेसिका होप्स इन्होंने निर्देशित किया था, डायरेक्टर थे ये द क्राउन के। तो क्राउन से ही संबंधित क्राउन को बेस्ट ड्रामा पुरस्कार मिला है। और क्राउन की जो अभिनेत्री हैं, जिन्होंने द क्राउन में जो ओलिविया कोलमैन हैं, उनको बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। और जो उसके डायरेक्टर हैं जेसिका होप्स को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। और अगर हम बेस्ट एक्टर की बात करें तो जैसन सुदेशकिस है, लेकिन वो सुदेकिस हैं, लेकिन उनको टेड लासो के लिए मिला है, ठीक है। और वहीं देखा जाए ये जो पुरस्कार है वो अमेरिकी पुरस्कार है, जो कि टेलीविज़न मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसरो नासा संयुक्त मिशन निसार उपग्रह, निसार सैटेलाइट किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2025, 2023, 2030, 2047। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड बी, 2023 में जो निसार उपग्रह है, जो निसार सैटेलाइट है, जो कि संयुक्त मिशन अभियान है, जो कि संयुक्त अभियान है इसरो और नासा का। नासा जो कि यूएस का है, इसरो जो कि भारत का है। और ये सैटेलाइट उपग्रह जो है लॉन्च किया जाएगा 2023 में। और इसके बारे में देखा जाए, ये देखिए, ये उपग्रह है निसार, इस टाइप का कुछ होगा, और इसको 2023 में लॉन्च किया जाएगा। और इसके बारे में देखें तो इसरो नासा संयुक्त मिशन निसार इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, उन्नत रडार इमेजिंग यानी कि एडवांस रडार इमेजिंग का उपयोग करके विश्व स्तर पर पृथ्वी की सतह में परिवर्तन का मापन करना, यही इसका क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और बात करें इसके बारे में फ्रेंड, तो इसमें देखिए क्या है कि निसार एक डुअल बैंड
एल बैंड और एस बैंड रडार इमेजिंग मिशन है, जिसमें कि वनस्पति भूमि क्रायोस्फीयर में मामूली परिवर्तन का निरीक्षण करने के लिए ऑपरेशन के पूर्ण ये आपका पोलेरीमेट्रिक्स और इंटरफेरोमेट्रिक्स मूड की क्षमता समाहित है। ठीक है, एल बैंड और एस बैंड। आपको ये पता होगा, जो लोग साइंस के होंगे, ये डॉपलर रडार जो होता है ना, डॉपलर रडार में जो तरंग दैर्ध्य होती है उन्हीं के आधार पे, उन्हीं के तरंग दैर्ध्य के आधार पे डॉपलर रडार जो होता है तरंग दैर्ध्य के आधार पे उनको कई श्रेणियों में बांटा जाता है। एक एल बैंड हो गया, एस बैंड हो गया, उसी तरह सी बैंड हो गया, एक्स बैंड हो गया, के बैंड हो गया। तो इसमें देखा जाए तो एल बैंड है और एस बैंड है। और यहाँ पे वनस्पति भूमि क्रायोस्फीयर, क्रायो मीन्स होती बर्फ, स्फीयर मतलब जो बर्फ़ की, तो यानी कि पृथ्वी का वो स्थान, वो सभी ज़मीनें जो बर्फ़ों से ढकी होती हैं, जो ठोस बर्फ़ या जो बर्फ़ के रूप में केवल जो बर्फ़ के रूप में होती है उसी को क्रायोस्फीयर कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों में जो परिवर्तन आ रहा है उन सारी चीज़ों को देखना, निरीक्षण करना, यही इस मिशन का उद्देश्य होगा, इस उपग्रह का। ठीक है, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। बाकी साइंस की टर्मिनोलॉजी है, साइंस के स्टूडेंट बेहतर देख रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किसे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया है? डायरेक्ट चलते हैं। संजीव सिंह, वीरेंद्र सिंह, अजय सावंत, एनके सिंह। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि एनके सिंह जो हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं उनको चुना गया है। तो 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष एनके सिंह को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया है और इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्थान लिया है, जो इस स्थान पे, इस पद पर, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में 1992 से अध्यक्ष थे। चलिए अब आपको बताना है कि जो 15वां वित्त आयोग का समय काल जो है वो कब से कब तक है, जो 15वें वित्त आयोग जो लागू हुई कब से कब तक है, और जो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, शहर सर्वेक्षण 2020-21 के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। ये सब पुराने प्रश्न हैं फ्रेंड। इंदौर, भुवनेश्वर, शिमला और फिर पुणे। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ए, इंदौर को घोषित किया गया है वाटर प्लस सिटी। स्वच्छता में लगातार 4 बार प्रथम स्थान पर रहने वाला मध्य प्रदेश का शहर इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण, यहाँ सर्वेक्षण होगा फ्रेंड में के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। स्वच्छता भारत मिशन शहरी के अंतर्गत देश में शहरों की विभिन्न मानकों के आधार पर परीक्षण किया गया है और इन मानकों में देखिए ODF प्लस है, ODF बल प्लस है, वाटर प्लस है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और बाकी दिया जाए तो वाटर प्लस का प्रमाणन उन शहरों को दिया जाता है जिन्होंने ODF डबल प्लस जो है सभी मानकों को पूर्ण रूप किया है। ठीक है, ODS बल होना चाहिए था, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यानी कि एक तरीके से जो वाटर प्लस जो दिया जाता है सर्टिफिकेट, वो नदियों और नालों की स्वच्छता को बनाए रखने में उन्हीं शहरों को दिया जाता है जहाँ पे नदियाँ नालों की स्वच्छता बनाए रखे, और साथ ही साथ केंद्रीय जो आवास शहरी मामलों के जो मंत्रालय है, ठीक है, उनके द्वारा जो प्रोटोकॉल के अनुसार कोई शहर को सर्टिफिकेट, जो किसी शहर को जो आपका देखा जाए ODF प्लस सर्टिफिकेट तब दिया जाता है जब वहाँ के घर हो, यानी कि जो हाउस होल्ड हैं और जो आपके व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उन सभी में जो अपशिष्ट जल हैं उनको वातावरण में छोड़ दिया जाता है, और साथ ही साथ जो उपचारित अपशिष्ट जल हैं उपचारित अपशिष्ट जल को पर्यावरण में छोड़ने से पहले एक संतोषजनक स्तर पर उनका इलाज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्हीं को सर्टिफिकेट दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत और सऊदी अरब के बीच में आयोजित द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का नाम है जायद तलवार, काजिंद, अल मोहद, अल हिंदी, इम्बैक्स। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि अल मोहन अल हिंदी जो है वो आपका देखा जाए तो सैन्य अभ्यास है किसके बीच में, भारत और सऊदी अरब के बीच में है। भारत और सऊदी अरब के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अल मोहन अल हिंदी 2021 में आयोजित किया गया। यह अभ्यास सऊदी अरब के अल जुबैल तट पर आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स ने हिस्सा लिया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये देख लीजिए, ये जो डायरेक्ट एक्सरसाइज से प्रश्न पूछते हैं, इसीलिए मैं डेली कोशिश करती हूँ कि एक एक्सरसाइज जरूर आपको पढ़ाऊँ ताकि आपका एग्जाम तक ये सारे कवर हो जाए। तो इसमें देखिए जायद तलवार किसके बीच हुई थी, संयुक्त भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ था। काजिंद देख लीजिए भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ था। इम्बैक्स देख लीजिए भारत और म्यांमार, ये देखिए कंफ्यूज करने वाला, इम्बैक्स भारत और म्यांमार के बीच में हुआ था। तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे। 10 क्वेश्चंस के साथ मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिया है और मैं देख रही हूँ आंसर आप लोग काफ़ी कम कर रहे हैं, प्लीज़ आंसर करिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और मेरे पास जब भी समय मिलता है मैं सारे लोगों का आंसर देखती हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फैक्ट्स ऑफ द डे पे आते हैं। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा पहला फैक्ट्स है कि भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बन रहे हैं। एयर मार्शल
VR चौधरी, ये किसका स्थान लेंगे? भदौरिया, यानी कि RKS भदौरिया के स्थान पे जो नए आ रहे हैं एयर जो वायुसेना प्रमुख वो आ रहे हैं VR चौधरी। 20,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी मिताली राज, ठीक है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वनडे मैच में ये इतिहास रचा है और इसी के साथ साथ इन्होंने 20,000 रन बनाकर ये पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। कौन? मिताली राज। बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2021 इंटरनेशनल वीक ऑफ डीफ मनाया गया। कब से कब तक? 20 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर के बीच में मनाया गया। 15वीं पूर्वी एशिया ऊर्जा मंत्रियों की बैठक 2021 की अध्यक्षता की गई ब्रूने दारुसलम के द्वारा किया गया। 15वीं पूर्वी एशियाई ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता। प्रगति मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया किसके द्वारा? भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा प्रगति मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया गया। विश्व अल्जाइमर दिवस कब था? 21 सितंबर को था। राजा जयशंकर शाह विश्वविद्यालय का नाम बदल करके छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय रखे जाने की घोषणा की गई किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो राजा जयशंकर शाह विश्वविद्यालय उसका नाम बदल दिया और उसका नया नाम क्या रखा जाएगा? छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, ठीक है। पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी पेडा ने पंजाब में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों के लिए समझौता किसके साथ किया? कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने समझौता किया। क्यों किया है? पंजाब में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है एक पुस्तक है जिसका नाम है शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया के लेखक हैं। उस लेखक कौन है? डॉक्टर प्रभलिन सिंह। ये अभी रक्षा मंत्री के द्वारा इस बुक की देखा जाए तो इस बुक का किया गया है। हाँ, तो ये बुक जो है यहाँ पे शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया इस बुक का नाम है। और नेक्स्ट हमारा लास्ट है फैक्ट्स ऑफ द डे। तो नॉर्वे शतरंज ओपन 2020-21 के विजेता बने हैं। कौन बने हैं? GMD गुकेश, ठीक है। ये जो नाम बने हैं GMD गुकेश, और ये भारत के सबसे कम उम्र के हैं और दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के ये ग्रैंड मास्टर बने हैं, नॉर्वे ग्रैंड मास्टर। और ये नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 के विजेता बने, ठीक है। चलिए, ये हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे था। अब हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में क्या है कि प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? नोएडा में किया जाएगा। महाभारत अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है कहाँ पे? प्रयागराज में, ठीक है। प्रयागराज में महाभारत अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्रदेश की पहली कृषि निर्यात नीति को मंजूरी प्रदान की गई। देखिए फ्रेंड, अभी हाल ही में किया गया, 2019 में किया गया, और ये लेकिन प्रदेश की पहली कृषि निर्यात नीति है, इसलिए यहाँ पे इसको शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है देश की पहली यूनिवर्सिटी जहाँ गर्भ संस्कार पर डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत की जा रही है। कहाँ पे किया जा रहा है? किस यूनिवर्सिटी में? लखनऊ विश्वविद्यालय, ठीक है। ये देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पे गर्भ संस्कार के पर डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत की जा रही है। राज्य के पहले जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। कहाँ पे किया जा रहा है? बलरामपुर जिले के इमलिया कोडर में, ठीक है। बलरामपुर जिले में इमलिया कोडर में भारत के राज्य की जो पहली जनजातीय संग्रहालय यानी कि जो म्यूजियम स्थापित किया गया है जनजातियों का ट्राइबल म्यूजियम, वो बलरामपुर जिले के इमलिया कोडर में किया जा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड, इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स और हमने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखा और आपको मैंने कुछ वर्क दिया है, प्लीज़ उस वर्क को करो। देख रही हूँ मैं आजकल आप लोग के आंसर्स बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन एक भले मैं 4 क्वेश्चंस करती हूँ, आप एक ही का आंसर करो, लेकिन एक का जरूर करो, ठीक है। वो भी आप लोग के लिए अच्छा है, एक का आंसर करो। और बाकी अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।